आइए आज से हम लोग गणित का पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं और हमारे साथ आप लोग स्टडी करिए। शुरू करते हैं। तो गणित में सबसे पहला चैप्टर हम लोग जो है क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति जिसको जो है मेंसुरेशन भी बोला जाता है। मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्षेत्रमिति में कौन कौन से ऐसे चित्र हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्षेत्रमिति को समझने के पहले इसमें हम लोग थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं कि 2D क्या है और 3D क्या है। 2D क्या है और 3D क्या है। 2D का मतलब यह होता है कि इसके जैसे कुछ चित्र हैं, ऐसे समझ लें। अभी मैं बता दे रहा हूँ 2D का मतलब क्या होता है। जैसे इसमें पहला चित्र आपका जो है त्रिभुज से संबंधित होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरा चतुर्भुज होता है, जिसको जो है अंग्रेजी में क्वाड्रिलैटरल बोला जाता है। लैटरल क्वाड्रिलैटरल। और नेक्स्ट थर्ड जो है वृत्त होता है, जिसको हम लोग सर्किल बोलते हैं। सर्किल बोलते हैं। 3D में जो हमारे पास चित्र आते हैं, इसमें क्या आता है। तो पहला जो है घन, जिसको अंग्रेजी में क्यूब बोलते हैं। दूसरा घनाभ, जिसको जो है क्यूबॉइड बोलते हैं। तीसरा गोला, जिसको हम लोग स्फीयर बोलते हैं। चौथा बेलन, जिसको सिलेंडर बोला जाता है। पांचवा शंकु, जिसको जो है कोण बोला जाता है। छठवा गोला में अर्धगोला भी आएगा। ध्यान रखने की ज़रूरत है कि गोला में अर्धगोला भी आ जाएगा। हेमिस्फीयर इसको बोल सकते हो आप लोग। और शंकु के बाद जो है प्रिज्म एवं पिरामिड। प्रिज्म एंड पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड। हम लोग को करना क्या है कि 2D और 3D में अंतर समझना है कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। तो जनरली जो 2D है, 2D का मतलब कोई दो ही बीमा होगा। दो बीमा का मतलब इसको 2 डायमेंशनल बोलते हैं। डायमेंशन का मतलब बीमा होता है। तो दो ही बीमा होगा। तो दो ही बीमा का मतलब क्या होगा। तो इसमें जो है लंबाई एंड चौड़ाई, ये दो बीमाएं इसमें शामिल होंगी। जबकि अगर जो 3D का कोई चित्र है, 3D का है, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों शामिल होगा। कहीं कहीं पर ऊंचाई का मतलब मोटाई से भी होता है। ऊंचाई का मतलब मोटाई भी है, ये समझने की ज़रूरत है। अब हम लोग देखते क्या हैं। तो जैसे कोई भी त्रिभुज है वो 2D का होता है। त्रिभुज क्या होता है, 2D का होता है। उसमें लंबाई या ऊंचाई दिया रहता है, या लंबाई और चौड़ाई दिया रहता है त्रिभुज में, या इसकी भुजाएं होती हैं, ऐसे समझिए। चतुर्भुज में भी लंबाई और चौड़ाई से ही काम हो जाता है। वृत्त एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये 2D के ही श्रेणी में आता है। 3D में आपका घन आता है, घनाभ आता है। घन और घनाभ आप लोग जानते ही हैं। जैसे अगर जो हम घन की बात करें, क्यूब की, तो घन का शेप कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। इसी तरीके से घनाभ भी होता है। घनाभ का भी शेप यही होता है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता रहे हैं। ये घनाभ हो गया। इसमें भी लंबाई होगा, ये चौड़ाई होगा और ये जो है हाइट हो जाएगी।
तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो गया। इसी तरीके से हमारा गोला भी होता है, ये भी 3D के ही श्रेणी में आता है, गोला भी 3D के ही श्रेणी में आता है। उसके बाद से बेलन है, बेलन भी आपका जो है 3D के ही श्रेणी में आता है। ये सिलेंडर है, ये भी 3D के श्रेणी में आता है। इसके बाद से जो है क्या है, शंकु। शंकु का भी चित्र आप लोग जानते हैं, ये कुछ इस तरीके से होता है। ये कोन हो गया। उसके बाद से प्रिज्म और पिरामिड है, ये लास्ट में हम पढ़ाएंगे। इसमें दरअसल शेप कुछ इस तरीके से होता है प्रिज्म का। ये प्रिज्म है, इसको भी थोड़ा देखना होगा, ये लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं, बिना समय व्यतीत किए हुए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर जो आप लोग इसको लिख चुके हों तो मैं उनको आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज पर डिस्कशन करेंगे कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के प्रकार कितने हैं, इसमें जितनी छोटी बड़ी बातें हैं सब हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज के प्रकार पर हम लोग फोकस करेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। तो ये 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है कोणों के आधार पर, एक होता है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, और दूसरा होता है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स। तो ये कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर हम क्या करते हैं कि पहले जानते हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो ये जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोण, बहुत छोटी छोटी जानकारी दे रहा हूँ, इसको भी ध्यान रखें। कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले इसमें आता है जीरो एंगल, जीरो एंगल, जिसको हम लोग शून्य कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य कोण। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन खींचा है ए, या फिर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और इसी लाइन के ऊपर जो है वो एक और लाइन है, मतलब इन दोनों लाइनों के बीच कोई कोण न हो, तो इसे शून्य कोण बोला जाता है। इसी तरीके से दूसरा जो होता है वह न्यून कोण होता है। न्यून कोण, न्यून कोण को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है भाई? एक्यूट एंगल बोला जाता है इसको, एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल क्या होता है? तो ऐसा कोण जो थीटा है वो इज लेस देन 90 डिग्री हो, थीटा जो है वो इज लेस देन 90 डिग्री हो, या अर्थात 90 डिग्री से कम का कोण, कम का कोण, ये हमारा न्यून कोण हो गया। जैसे इस चित्र को समझते हैं तो ये एक AB है और ये C है, तो यहाँ पर एंगल बनेगा थीटा जो कि 90 डिग्री से कम है। तो इस तरीके का कोई भी कोण जो होगा वह न्यून कोण कहलाएगा। ठीक इसी के बाद जो है हमारा समकोण आता है। समकोण, समकोण का मतलब क्या? कोई भी एंगल 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, एंगल ऑफ 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। इसको समकोण को क्या बोला जाता है? इसको अंग्रेजी में बोला जाता है राइट एंगल, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है राइट एंगल। तो 90 डिग्री का कोण हो गया, ये समकोण हो गया। इसका सिंबल कैसे होता है? तो ये इस तरीके का सिंबल हो गया, ये A, B और C यानी परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का हो गया, समकोण हो गया। इसके बाद से आता है अधिक कोण। अधिक कोण, इसको जो है ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाता है। ये अधिक कोण क्या होता है? तो ऐसा कोण जो कि 90 डिग्री से अधिक हो, अर्थात 90 डिग्री से अधिक का कोण, अधिक का कोण, 90 डिग्री से अधिक का कोण क्या कहलाता है? तो अधिक कोण कहलाता है। जैसे इसका सिंबल देखिए, ये
इस तरीके का कोई सिंबल हो, ये कोण थीटा, ये ए बी सी समझ लीजिए, ये 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए यह जो है अधिक कोण है। अगर जो आप लोग लिख चुके हो इसको तो मैं थोड़ा मिटा करके इधर लिखूंगा। देखिए यहाँ अधिक कोण हो गया, अधिक कोण के बाद जो है ऋजु कोण आता है। ऋजु कोण, ऋजु कोण को अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है भाई? तो कोई भी एंगल जो 180 डिग्री का है उसे स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ये 180 डिग्री का कोण है, ये हो गया स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण। इसके बाद से आता है बृहद कोण। बृहद कोण या इसको प्रतिवर्ती कोण भी बोला जाता है। प्रतिवर्ती कोण, इसको जो है अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। रिफ्लेक्स एंगल, ये क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल, तो कोई भी कोण, ये ए बी और ये सी, ये कोण जो कि ये थीटा है और ये थीटा क्या है? तो थीटा जो है 180 डिग्री से अधिक है। थीटा जो है 180 डिग्री से अधिक है। तो ऐसा कोण जो 180 डिग्री से अधिक होता है उसे बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एंगल के बाद आता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण जिसको हम लोग जो है कंप्लीट एंगल बोलते हैं। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या होता है भाई? तो ऐसा एंगल जो 360 डिग्री के इक्वल हो। 360 डिग्री का मतलब क्या? एक सर्किल, एक सर्किल। नेक्स्ट, संपूर्ण कोण के बाद क्या आता है? ये आता है संपूरक कोण। संपूरक कोण, इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ऐसा कोण, ऐसा कोण जो कि 180 डिग्री को पूरा करे, वह संपूरक कोण होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ पर एक लाइन है, तो ये एक कोण है और ये एक कोण है। ये ए बी और इसको हम सी मान लें और ये थीटा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा 2 हो जाएगा। यानी पूछा जाए थीटा 1 का संपूरक कोण, थीटा 1 का संपूरक कोण, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 180 डिग्री या माइनस थीटा 1, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? थीटा 2 के बराबर। यानी कहने का मतलब थीटा 1 थीटा 2 का संपूरक है और थीटा 2 थीटा 1 का संपूरक है। एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे कहा जाए 75 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? 75 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? व्हाट विल बी द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 75 डिग्री? तो संपूरक कोण क्या हो जाएगा? तो 180 डिग्री या माइनस 75 डिग्री मीन्स 105 डिग्री। ये जो है संपूरक कोण हो जाएगा। 75 डिग्री का संपूरक कोण कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। ध्यान रहेगा। चलिए, इसी तरीके से जो है हमारा एक आता है, यहां देख लेते हैं। एक होता है पूरक कोण। पूरक कोण जिसको हम लोग जो है कंप्लीट एंगल बोलते हैं। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या होता है भाई? जैसे मान लीजिए
ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, ये दोनों मिला के कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री है। तो कंप्लीट एंगल का मतलब ये होता है, ध्यान से सुन लीजिए, कि थीटा 1 का पूरक कोण, थीटा 1 का पूरक कोण कितना हो जाएगा, तो थीटा 1 के पूरक कोण का मतलब हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा 1, जो कि किसके बराबर होगा, थीटा 2 के बराबर। किसके बराबर होगा, थीटा 2 के बराबर। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर जो पूछा जाए 75 डिग्री का पूरक कोण, 75 डिग्री का पूरक कोण, तो ये क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री या माइनस 75 मीन्स 15 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे समझते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग को जो है संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल और कंप्लीट एंगल समझ में आ चुका होगा। मैं इसको साफ करता हूँ।